वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आज से सीरीज जो है या निरंतर रूप से चलेगा, तो जिसका फ़ायदा आप लोग निश्चित रूप से उठाइएगा। और यह सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो इसमें जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे, सभी प्रश्न जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को ही कराया जाएगा और यह सीरीज आपके लिए निश्चित रूप से काफ़ी ही बेनिफिट वाला होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किससे पड़ी? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ऑप्शन सी प्राच्यविद एवं आंगलविद विवाद। तो यहाँ तीन ऑप्शन है, तब इसमें से कूट करके कह रहा है कि इसमें से कौन कौन सही है। तो पहला ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इस या जो है कंपनी के द्वारा भारत में क्या हुआ कि संवैधानिक व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वह कुछ कंपनी के समय में शुरू हुआ था और कुछ जो है ब्रिटिश क्राउन का जब शासन शुरू हुआ था तब हुआ था। तो कंपनी के अधीन जो शुरुआत हुआ था वह जो अधिनियम आया था 1773 से लेकर 1853 ईस्वी का जो तक जो अधिनियम आया था वह कंपनी के अधीन आया था। और 1853 के बाद 1858 से लेकर आगे जो है 1947 तक यह जो आया था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो इसी में से 1813 ईस्वी का अधिनियम आ जाता है कंपनी के अंतर्गत। तो कंपनी के अंतर्गत जो चार्टर एक्ट की जो शुरुआत होती है 1793 ईस्वी में, तो 1793 ईस्वी के बाद जो चार्टर एक्ट आता है वह है 1813। तो 1813 जो चार्टर एक्ट था इसमें क्या हुआ, सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना यहाँ पर शिक्षा से संबंधित है। तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से पहली बार कंपनी के द्वारा भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया का व्यवस्था किया गया। शिक्षा के लिए कितना लाख रुपया का व्यवस्था किया गया? शिक्षा के लिए खर्च के लिए 1 लाख रुपया का पहला बार व्यवस्था किया गया 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से। क्यों? क्योंकि ईसाई मिशनरियों का फोर्स था कंपनी पर कि शिक्षा के लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था किया जाए। और भी सारे प्रावधान थे 1813 में जो कि आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो 1 लाख रुपया का व्यवस्था किया गया। अब जब 1 लाख रुपया का जो व्यवस्था किया गया, तो 1 लाख रुपया का जब व्यवस्था किया गया तो 1 लाख रुपया व्यवस्था कर दिया गया। तब 1 लाख रुपया व्यवस्था किया गया तो 1 लाख रुपया देगा कौन? इसके लिए एक कमिटी का गठन हुआ। इसके लिए एक कमिटी का गठन हुआ 1823 ईस्वी में। किसका गठन हुआ? कमिटी का। कब? 1823 ईस्वी में, जिस कमिटी का नाम था जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। इस कमेटी को 1 लाख रुपया खर्च करने के लिए देना था। तब 1823 में इसका गठन हुआ तो इसको देना था। तो ये भी हो गया एक तरह से शिक्षा के लिए नींव, खर्च के लिए। उसके बाद जब कमेटी को देने के लिए था कि 1 लाख रुपया देगा खर्च के लिए, तो साथ ही साथ जब देने के लिए था तो खर्च तो देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अब खर्च कैसे होगा? तो उसमें 2 गुट में बट गया। तो इस कमेटी में जो आदमी था, टोटल सदस्य 10 सदस्य, टोटल कितना सदस्य था? 10 सदस्य था। और 10 सदस्य जो था, 10 सदस्य कौन था? यूरोपीय। 10 सदस्य यूरोपीय था। किस कमेटी में? जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में। टोटल 10 सदस्य और 10 सदस्य यूरोपीय था। इसमें कुछ सदस्य का मानना था कि शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी होना चाहिए। अंग्रेजी तो होना ही चाहिए, लेकिन कुछ सदस्यों का मानना था शिक्षा का माध्यम जो है पाश्चात्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाश्चात्य होना चाहिए। और कुछ का मानना था शिक्षा का माध्यम प्राच्य होना चाहिए। पाश्चात्य मतलब कि पश्चिमी स्तर का, पश्चिमी शिक्षा होनी चाहिए। और कुछ का मानना था कि भारतीय संस्कृति की जो प्राचीन शिक्षा है उसी को दिया जाना चाहिए, कुछ का मानना था। तो इस गुट के और इस गुट के भी एक मेन व्यक्ति थे। इस गुट के जो पाश्चात्य शिक्षा के जो समर्थक थे वह थे ट्रेबिलियन। क्या नाम था? ट्रेबिलियन जो है, यह जो था ट्रेबिलियन नामक व्यक्ति पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। जबकि प्राच्य शिक्षा के जो समर्थक थे जिसका नाम था H.T. प्रिंसेप। क्या नाम था? H.T. प्रिंसेप। इनका कहना था, मानना था कि अंग्रेजी
शिक्षा का माध्यम, शिक्षा जो है प्राच्य देनी चाहिए। कौन शिक्षा देना चाहिए? भारत में प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। क्लियर हो गया? तो इन तीनों माध्यम के बाद, इन तीनों बात के बाद जो है 1835 ईस्वी में मैकाले के द्वारा शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम अपनाया जाता है। यह एक तरह से नींव पर गया, या क्या हो गया? नींव पर गया। तो निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो 1813 का चार्टर एक्ट हो जाएगा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 भी हो जाएगा, और प्राच्यविद एवं अंगलविद विवाद, तो तीनों हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यह प्रश्न पूछा हुआ है आईएएस प्री 2018 में, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किन से, ये तो हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न, सही कूट का चयन करें, मिलाने के लिए पूछ रहा है। तो पहला है इसमें नियंत्रण परिषद की स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक परिषद की स्थापना। तो नियंत्रण परिषद की जो स्थापना हुई थी 1784 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से, और 1784 ईस्वी के अधिनियम जब आया था उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वह था विलियम पिट। कौन था? विलियम पिट था, जिसके कारण 1784 के अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट को क्या कहते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं। किस अधिनियम को? 1784 ईस्वी के अधिनियम को। और इस अधिनियम में क्या हुआ था? कंपनी के जो कार्य था, व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य, व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य को क्या क्या अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्यों को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया गया, और व्यापारिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। व्यापारिक कार्य के लिए किसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई, जबकि राजनीतिक कार्यों के लिए किसकी स्थापना की गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। एक तरह से कंपनी के द्वारा जो है द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है। द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम से? 1784 ईस्वी के अधिनियम से। तो याद रखिएगा, नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अब 1700 से कंपनी के द्वारा जो पहला अधिनियम आया था वह आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पहला बार क्या हुआ कि कंपनी पर केंद्रीय नियंत्रण की शुरुआत होती है, केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत होती है, और इसके माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर रोक लगा दिया जाता है, उपहार लेने पर, रिश्वत लेने पर रोक लगा दिया जाता है। और इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। किस अधिनियम से? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनता है वह कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग्स। कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्य का नियुक्ति किया जाता है। कितने सदस्य की? 4 सदस्य की नियुक्ति किया जाता है। जिन 4 सदस्य के जो नाम थे, एक का नाम था फ्रांसिस, एक का नाम था मानसन, एक का नाम था बारवेल, और एक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि हमने पॉलिटी में आपको ऑलरेडी बताया है, तो प्ले लिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी जो होती है इसी अधिनियम के तहत 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही 1774 ईस्वी में जो स्थापना होती है किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम से? नियामक अधिनियम 1773। तो 1 का हो जाएगा 2, 2 का हो जाएगा 1। अब तीसरा है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। इंग्लिश मिशनरी, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति जो प्राप्त होती है 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत ही कंपनी के व्यापारिक कार्यों को जो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है, परंतु चाय और चीनी के साथ छोड़कर शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया का व्यवस्था किया जाता है। और ब्रिटिश जो क्षेत्र था, उस ब्रिटिश भारत में जो क्षेत्र था उस पर संप्रभुता भी स्थापित की गई 1813 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। 1813 का अधिनियम काफी महत्वपूर्ण है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 का अधिनियम। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की जो नियुक्ति की गई थी वह की गई थी 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। किसके एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 का बी, 2 का ए, 1 का बी हो जाएगा, 2 का ए, उसके बाद सी का हो जाएगा सी, और सी का हो जाएगा
सी और डी का हो जाएगा डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। 1833 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ही दास प्रथा को समाप्त किया गया। 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत ही सती प्रथा का अंत किया गया। 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इसके तहत बनने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। कौन थे? विलियम बेंटिक थे। और 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के धारा 87 के तहत ही किसी भी भारतीय को जो है जन्म, धर्म, वंश के आधार पर जो है अयोग्यता जो अयोग्य कर दिया जाता था उसे समाप्त कर दिया गया और इसी अधिनियम के तहत एक तरह से भारतीय व्यक्ति को प्रशासन में हिस्सा लेना संभव हो पाया। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मैंने आपको अभी तुरंत बताया सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, और कहां पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। और कब हुई थी? 1774 में हुई थी। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? नहीं, 1773 ईस्वी के माध्यम से जो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, उसमें कुल 4 न्यायाधीश थे। कितने न्यायाधीश? 4 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था, एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश था। तब मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था और अन्य न्यायाधीश का नाम क्या था? तो मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा इम्पे। मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? सर एलिजा इम्पे। जबकि अन्य न्यायाधीश का नाम था चैम्बर्स, हाइड और लेमेस्टर। तो अन्य न्यायाधीश कौन थे? तो चैम्बर्स, हाइड और लेमेस्टर। अन्य न्यायाधीश कौन थे? चैम्बर्स, हाइड और लेमेस्टर। तो क्लियर हो गया। तो 1773 ईस्वी के एक्ट के तहत तो ये सही हो जाएगा। देखिए इसमें कहीं लेमेस्टर बताया मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे। तो यहाँ होना चाहिए था क्या? एलिजा इम्पे। तो इस कारण ये ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक, तो ऑप्शन ए नंबर। दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? जस्ट अभी बताए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और कब किया गया? 1774 में स्थापना हुआ था। और इसमें कुल कितने न्यायाधीश थे? 4 न्यायाधीश थे। और 4 न्यायाधीश में एक मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम सर एलिजा इम्पे, अन्य 3 न्यायाधीश थे, एक चैम्बर्स, एक हाइड और एक लेमेस्टर। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ये नंबर हो जाएगा। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसी अधिनियम के तहत द्वैध शासन की शुरुआत होती है, जिसका अंत होता है 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और 1813 ईस्वी के अधिनियम के तहत क्या होता है? इसी अधिनियम के माध्यम से जो है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया का व्यवस्था किया जाता है। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति मिलती है 1813 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। इसी अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार के अधिकार को छोड़कर। 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत दास प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसी अधिनियम के तहत केंद्रीयकरण प्रवृत्ति की शुरुआत होती है, जो मद्रास और बंबई के प्रेसिडेंसी के गवर्नर को विधि बनाने की शक्ति थी, उस शक्ति को समाप्त कर दिया गया और सिर्फ इसे भारत के गवर्नर जनरल को ही संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाने की शक्ति दी गई है। संपूर्ण भारत के लिए बजट बनाने की शक्ति भी 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत ही गवर्नर जनरल को भी मिली थी। दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसी अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक सदस्य के रूप में, विधि सदस्य के रूप में जो नियुक्ति की गई थी मैकाले की। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न, और इसी अधिनियम के माध्यम से किसी भारतीय को प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया था। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? बर्मा जो है पहले भारत में ही शामिल था, और यह जो शामिल हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय में। किसके समय में? गवर्नर डफरिन के समय में। तो फिर बर्मा जो है भारत से अलग कब होता है? तो बर्मा भारत से अलग होता है 1935 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। किस अधिनियम के माध्यम से? 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से। इसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
और 1935 के माध्यम से बर्मा भारत से अलग होता है। 1935 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से ही साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। इसी अधिनियम के माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत होती है, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति होती है। इसी अधिनियम के माध्यम से अखिल भारतीय संघ का स्थापना का प्रावधान किया जाता है। इसी अधिनियम के माध्यम से उड़ीसा और सिंध प्रांत का गठन होता है। दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट ऑप्शन 1909 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से 1892 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से जो बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई और लेकिन 6 दिन पूर्व सूचना देकर कार्यकारिणी परिषद से प्रश्न पूछने की जो शक्ति दी गई, उसमें पूरक प्रश्न की शक्ति नहीं दी गई थी और मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। तो 1909 ईस्वी के अधिनियम में यह अधिकार दिया गया। 1909 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से ही पहली बार प्रांतीय निर्वाचन के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी 1909 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से ही, जिसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी कहते हैं। क्लियर। 1919 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत होती है। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम से? 1919 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। इसी अधिनियम के माध्यम से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है 1919 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। 1919 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से ही जो है प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत होती है, जबकि प्रांत में द्वैध शासन की समाप्ति 1919 ईस्वी के अधिनियम 1935 के अधिनियम के माध्यम से होती है। और 1919 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से जो प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत होती है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो विषय रहता है उसको क्या कर दिया जाता है, अलग अलग बांट दिया जाता है राज्यों में। एक हस्तांतरित विषय, एक आरक्षित विषय। आरक्षित विषय काफी महत्वपूर्ण था, जबकि हस्तांतरित विषय कम महत्वपूर्ण था, जिसके कारण आरक्षित विषय पर नियंत्रण जो था गवर्नर जनरल का और उसके कार्यकारिणी परिषद का, जबकि हस्तांतरित विषय का नियंत्रण जो था किसके नियंत्रण था? केंद्रीय विधानमंडल के प्रति जो उत्तरदायी था उसके प्रति था। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1947 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता मिलती है और वायसराय पद को समाप्त कर दिया जाता है और दोनों डोमिनियन के लिए गवर्नर के व्यवस्था की जाती है। भारत के सम्राट पद को समाप्त कर दिया जाता है 1947 के अधिनियम के माध्यम से। क्लियर। हाल ही में 71 बीपीएससी में यह प्रश्न बनाता है। यहां से नेक्स्ट प्रश्न, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? मैंने अभी जस्ट आपको बताया, इसमें अखिल भारतीय संघ का प्रावधान था। विषय जो था, प्रांतीय विषय जो था उसको 3 भाग में बांट दिया गया था, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज सूची। संघ सूची में 59 विषय थे जो कि सचिवालय एग्जाम में पूछा गया था, CGL 3 के मेंस में पूछा गया था। 3 विषय थे, संघ सूची में 59 विषय, राज सूची में 54 विषय और जो है संवर्ती सूची में 36 विषय। तो वो था प्रांतीय अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को, वायसराय को दी गई थी। और यह जो है भारत में जो वर्तमान में संविधान है उसका अधिकांश स्रोत कहां से लिया गया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है, जिसके कारण कई सारी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है। आपने अगर क्या कहते हैं, अगर पॉलिटी का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां से सारे कॉन्सेप्ट, सारे नॉलेज आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि यहां से अधिकांश अनुच्छेद 250 से अधिक अनुच्छेद यहां से लिया गया। और पूछे कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद था। कितना अनुच्छेद था? 321 अनुच्छेद था। अनुसूची पूछे कितना था? 10 अनुसूची था। याद रखिएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो इसमें जो है ब्रिटिश के द्वारा यह अधिनियम था, तो देश के लिए लिखित संविधान का बात नहीं थी। देश के लिए लिखित संविधान की जो है बात है पहली बार किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव में। किसमें किया गया था? क्रिप्स प्रस्ताव में। किसमें? क्रिप्स प्रस्ताव में। तो इसका नहीं है, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि 1935 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया? शक्तियों का बंटवारा किया गया। और शक्तियों का बंटवारा किया गया संघ सूची में, राज सूची में, संवर्ती सूची में। उसके अलावा जो विषय बच जाता है उसे अवशिष्ट विषय कहते हैं। और अवशिष्ट विषय जो दिया गया था वायसराय को। किसको दिया गया था? वायसराय को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायसराय। यहाँ वायसराय ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल को। यहाँ पर जो ऑप्शन है गलत है, गवर्नर जनरल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि गवर्नर जनरल जो था 1853 ईस्वी के अधिनियम तक ही था। 1858 का अधिनियम जो आता है जिसे गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गुड गवर्नमेंट ऑफ एक्ट कहते हैं, 1858 के जो भारत शासन अधिनियम आया था उस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और वायसराय पद की स्थापना की गई। तो वायसराय यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो वायसराय को। नेक्स्ट प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय व्यवस्था की शुरुआत की? संघीय व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी 1935 के अधिनियम के माध्यम से। किस अधिनियम के माध्यम से? 1935 ईस्वी के माध्यम से शुरुआत हुई। संघीय व्यवस्था मतलब केंद्र स्तर पर सरकार और राज्य स्तर दोनों पर सरकार की व्यवस्था की जाए व्यवस्था हो गया संघीय व्यवस्था का रूप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संघीय व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम से? संघीय शासन की शुरुआत 1935 के अधिनियम के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ मैंने आपको जस्ट अभी 1935 में बताया था कि 1935 ईस्वी के माध्यम से अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेकिन यह स्वप्न जो है पूरा नहीं हो पाया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में लिनलिथगो के समय आया था। उस समय वायसराय कौन था? लिनलिथगो था। 1919 में बताया कि केंद्र में द्वैत सदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत 1919 में, प्रांत में द्वैत शासन की शुरुआत 1919 में की गई थी। और केंद्र में जो द्वैत सदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, तो एक जो किया गया था, एक था राज्य परिषद जो आधुनिक राज्यसभा है, और एक केंद्रीय विधानसभा जो वर्तमान में लोकसभा है, केंद्रीय विधानसभा। तो राज्य परिषद की जो सदस्य संख्या थी 60 और इसका जो था 140, और राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता था, और जबकि केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्ष के लिए होता था। तो हम लोग 1919 भी देख लिए हैं। 1919 के माध्यम से ही उत्तरदायी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई, जिससे कि भारत के लोगों को शासन में भागीदारी को बढ़ाया जाए। इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 के माध्यम से ही भारत के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा हुआ था। तो ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न, एक संघीय व्यवस्था, जैसे ही संघीय व्यवस्था आएगा तो कौन सा अधिनियम हो जाएगा? 1935। कौन सा? 1935। और केंद्र में द्वैत शासन, तो केंद्र में द्वैत शासन जस्ट बताए हैं कि 1935 के अधिनियम के माध्यम से। वही आपसे प्रांतों में द्वैत शासन अगर पूछता, प्रांत में द्वैत शासन की जो शुरुआत हुई थी, तो प्रांत में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम के माध्यम से? तो यह हुआ था 1919 के माध्यम से। लेकिन प्रांत में द्वैत शासन को समाप्त किया गया था 1935 के अधिनियम के माध्यम से। केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत 1935 से, और प्रांत में द्वैत शासन की शुरुआत 1919 से, और प्रांत में द्वैत शासन का अंत 1919 से। और द्वैत शासन का मतलब क्या हुआ? विषय को, जो कार्य का जो विषय रहता है उसे 2 भाग में बांट देना। जैसे कौन कौन में बांटा था? एक आरक्षित विषय में और एक हस्तांतरित विषय में बांट दिया था। तो इसी के कारण जो है यह जो बांट दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है, इसी से द्वैत शासन की शुरुआत हो जाती है। क्लियर हो गया? दिक्कत नहीं होना चाहिए। और प्रांतों में द्वैत शासन का जनक, अगर पूछे प्रांत में द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लियोनस कार्टियस को। किसे कहा जाता है? लियोनस कार्टियस को प्रांत में द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो 1935 का अधिनियम में देख लेते हैं। अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था, प्रांतीय स्वायत्तता को विस्तारित कर दिया गया था। एक तरह से प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत 1919 के अधिनियम से ही हो जाती है, लेकिन उसे विस्तारित कर दिया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है, और सिंध और उड़ीसा का निर्माण होता है। और इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव हमारे संविधान पर पड़ता है। तब ऑप्शन देख लेते हैं। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल सही। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे, नहीं। अवशिष्ट विषय किसे दिया गया था? वायसराय को। किसको दिया गया था? वायसराय को। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? गलत है। या प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ये भी सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, बिल्कुल। प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त किया, लेकिन केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हुआ था। किस अधिनियम से? 1935 के अधिनियम से। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा सही नहीं था? पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, दूसरा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर समस्याएं हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। कह रहा है कौन सा मुख्य विशेषता में से नहीं था? जस्ट अभी हमने देखा है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि भारत में के संविधान में केंद्र और राज्यों में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, यह 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में किया गया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है 3 सूची में। एक याद रखिएगा, संघ सूची,
एक राज्य सूची, एक संवर्ती सूची। और यह क्वेश्चन पूर्व में पूछा जा चुका है, सचिवालय में मेंस में पूछा गया था कि 1935 के अधिनियम के माध्यम से संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी थी। संघ सूची में 59 विषय था। राज्य सूची में कितना था, तो राज्य सूची में विषय का जो संख्या था वह कितना था, और संवर्ती सूची में कितना था। राज्य सूची में था 54 और संवर्ती सूची में कितना था 56। वही आपसे अगर पूछे कि वर्तमान में संघ सूची में विषय की संख्या कितनी है, तो 97, और राज्य सूची में विषय की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 62, 61, और राज्य सूची में संवर्ती सूची में कितना है, तो 52। याद रखिएगा, ये वर्तमान बता दिए, और 1935 ईस्वी के अधिनियम में क्या था, तो ये इतना था। याद रखिएगा, ये पूछा हुआ प्रश्न है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत सबसे विस्तृत जो अधिनियम था उस, और सबसे जटिल जो अधिनियम था, उसी के द्वारा यह शुरुआत हुआ था। और कौन सा अधिनियम था, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति परिहृत है। राष्ट्रपति की पूछ रहा है, वही अगर आपसे पूछता कि वायसराय को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्राप्त हुआ था, तो वायसराय को अगर पूछता तो यह हो जाता 1861 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। कौन सा अधिनियम, 1861 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से विशेष परिस्थिति में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति पूछ रहा है, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति मिला है 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। क्लियर। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित हुआ था। 1919 ईस्वी के अधिनियम अंतर्गत जो है भारतीय विधायिका का जो निर्वाचन हुआ था 1926 में और 1945 में हुआ था। तो अंतिम बार पूछ रहा है, तो अंतिम कौन सा हो जाएगा, 45। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फिर बर्बाद हो जाओगे। अगर पढ़े छो बाबू तो बढ़िया से पढ़ ले, नहीं तो बर्बाद होने तय छो, ठीक है ना। तो अभी तुरंत बतलियो, तो ये बात ध्यान से सुनी। अभी तुरंत बतलियो कि विधानसभा का निर्वाचन जो है किसके तहत हुआ था, तो 1919 ईस्वी का जो विधानसभा का निर्वाचन जो हुआ था किसके अधिनियम के तहत हुआ था। तभी बताए हैं कि 1926 और 1945 अंतिम बार हुआ था 1945। तब देख रही हूँ ऑप्शन में अगर की छे तो ऑप्शन ए के अनुसार लगभग छो, तो ऑप्शन में की है 1926, 1937, 1945। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1926 और 1945। तब देखी कूट में देखी ए नंबर और सी नंबर जो कूट में होते ओरा लगाए देख छो, नहीं तो बर्बाद हो जाइए। तो यह कारण कूट पर ध्यान दिए, नहीं तो गलती कर देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले जो है भारत था कहाँ, भारत तो था, लेकिन भारत को उपनिवेश बना ले था कौन, ब्रिटेन। कौन बने था, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में जो है सबसे पहले सिविल सेवा की शुरुआत होती है, और इसकी शुरुआत कब होती है, 1854 में। 1854 में सिविल सेवा की शुरुआत होती है। इसके लिए स्थापना होती है सिविल सेवा की लंदन में 1853 में, और शुरुआत हो जाता है 1854 में शुरुआत हो जाता है। लेकिन भारत का जो पहला व्यक्ति जो पास करता है, जिसका नाम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, एस से नाम है, ठीक ना, एस से, तब जान जाएंगे हाँ कुछ पढ़ते हैं नहीं तो नहीं है, ठीक ना। ऐसे बता देते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1863 ईस्वी में सबसे पहले ICS परीक्षा पास किए थे। तो 1854 में शुरुआत होता है। लेकिन भारत के जो उदारवादी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 से 1905 ईस्वी तक जो पहला उदारवादी का जो शासन रहा था, आप लोग पढ़े होंगे अति में हिस्ट्री में। अगर हिस्ट्री भी अगर नहीं बढ़िया से पढ़े हैं तो अपना चैनल पर चल रहा है, पढ़ लेना है, नहीं पढ़ना है तो बर्बादी लिख ले है, ठीक है। 1885 से 1905 तक जो रहा था उदारवादी का शासन, उसने कई बार कहा था कि भारतीयों का संख्या बढ़ाना चाहिए, ICS में सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहिए, और भारतीयों को परीक्षा जो है, इसकी परीक्षा का आयोजन जो है भारत और इंग्लैंड दोनों में होना चाहिए। तो 1919 ईस्वी में इस अधिनियम 1919 ईस्वी के अधिनियम के तहत पहला बार यह बात मान लिया जाता है कि भारत और ब्रिटेन दोनों जगह सिविल सेवा का परीक्षा होगा। तो इसके लिए पहला बार जो आयोजन हुआ था 1922 ईस्वी में, आयोजन कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। सबसे पहले भारत में सिविल सेवा का परीक्षा का आयोजन कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। इसलिए अभी जो नाम सुनता है मुखर्जी नगर बड़ी सुनता है, राजेंद्र नगर बहुत सुनता है दिल्ली वाला, उस समय मेन गढ़ इलाहाबाद था। काहे कि सबसे पहले परीक्षा कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में।
सबसे पहले परीक्षा कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, भारत में सिविल सेवा हुआ था। उसके बाद दिल्ली में हुआ था, उसके बाद दिल्ली में हुआ था। इस कारण इलाहाबाद तब गया गर्क में, इलाहाबाद धीरे धीरे खत्म, अब दिल्ली चल रहा है। दिल्ली में सबसे ज्यादा परीक्षा की तैयारी होता है। तो पहले इलाहाबाद में हुआ था, तब दिल्ली में। और किस अधिनियम के तहत? 1919 ईस्वी का अधिनियम के तहत। और पहला बार इलाहाबाद में कब हुआ था? तो 1922 में। पहला बात ये याद रख लेना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही भारत में परीक्षा होना शुरू हुआ तो भारत की संख्या धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, और इंग्लैंड का जो व्यक्ति था उसका संख्या धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग। पहला, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, बिल्कुल सही है। ठीक, 1922 में हुआ था, क्लियर कर दिए हैं। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, ये भी क्लियर है, तो दोनों सही हो जाएगा। तो देखो, एक सही है, दो सही है, तो कौन सी लगाना है? एक और दो। यहाँ पर एक और दो दोनों, यहाँ सही पूछ रहा है। अगर नहीं पूछथोर, अगर यहाँ रथोर लिखल कि नहीं है तो की लगे थी कि नए एक और नए दो, तो याद रखिए। अगर सही कही चो तो ध्यान रखें एक और दो दोनों, अगर कतो नहीं है तो लगाइए एक और दो में से कोनो ने, मतलब नहीं, ना ही एक ना ही दो। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, तनिक तनिक कारण मेरिट से आदमी घटता है, परीक्षा में फेल कर जाता है, इसलिए बर्बादी से अच्छा है कि यहाँ पर बढ़िया से जुगलबंदी कर लें। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। देखिए, सुनिए, पहला बात, पहला नंबर तो 1919 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से, तो पहला बार ये बात फिक्स है कि इस अधिनियम के माध्यम से जो है महिलाओं के लिए सिविल सेवा पर, महिलाओं के लिए चुनाव के बाद शुरुआत किया गया। निर्वाचन में महिला भाग ले सकता है, 1919 ईस्वी के माध्यम से शुरुआत किया गया। लेकिन ये बात है कि सबको दिया गया ना है, सबको नहीं दिया गया, कुछ आदमी को भाग लेने का अधिकार दिया गया, जैसे कर के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, संपत्ति के आधार पर जो है भाग लेने का अधिकार दिया गया, सबको नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखल है? यहाँ पर लिखल है सभी महिलाओं को, तो नहीं, पहला ऑप्शन गलत है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। हाँ, 1935 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से, देखो अंग्रेज की चाहता था भारत के टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ दे, भारत को टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ दे, छोटा छोटा बना दे, ताकि सब दिन राज कर सके। ठीक, तो इसमें क्या हुआ? सबसे पहले 1909 ईस्वी में मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया गया। 1919 ईस्वी में क्या किया गया? इसका विस्तार कर दिया गया। देखिए कितना मुसलमान अति की कहे अंग्रेज चाहे बर्बाद करे। सिख के लिए भी अलग कर दिया कि पृथक निर्वाचन का मतलब कि अगर मुस्लिम व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो उसका जो है निर्वाचन सिर्फ मुस्लिम लोग करेगा, ठीक ना, हिंदू वोट नहीं देगा, सिख वोट नहीं देगा। इसके लिए सिख निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दिया गया। सिख के लिए, यूरोप वासी के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए अलग से व्यवस्था कर दिया गया। 1935 में तो और बर्बाद कर दिया। 1935 में क्या किया? महिलाओं के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दिया गया, दलित वर्ग के लिए अलग व्यवस्था कर दिया गया, हरिजन के लिए अलग कर दिया गया, दलित मतलब हरिजन वर्ग, ठीक, और साथ ही साथ श्रमिकों के लिए भी कर दिया गया, मतलब श्रमिक को अलग कर दो, महिला को अलग कर दो, दलित के लिए अलग कर दो। कि इंग्लैंड में ऐसा चलता है? नहीं चलता, लेकिन भारत को बर्बाद करना था। ठीक, तो इसका 2 नंबर सही है, पहला गलत है। अब कह रहा है कौन सा सही है, यहाँ देखना है, यहाँ सही लिखल है कि गलत है लिखल है, तो यहाँ देखो सही है। सही क्या को बताया है? एगो ना, ऊपर का गलत है, नीचल का सही है, तो एक गलत दो सही, तो केवल हो जाएगा 2। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सब पूछल है IAS प्री 2021 में, ज्यादा दिन एग्जाम का नहीं हुआ है, 2021 वाला क्वेश्चन करा रहे हैं, 2021 में हुआ है। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान पूर्वक देखिएगा ताकि याद हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अगर अच्छा लगता है तो सेशन को शेयर कर देना है। इन्हें की बकैती हो रहा है, बेमतलब को बैठ कर तेजी में खींचने का प्रयास किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में देखो अभी तुरंत बताए हैं, अगर याद नहीं है समझो कि जीवन बर्बाद है। तो और केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो जस्ट अभी मैंने बताया कि 1919 ईस्वी के माध्यम से पहला बार केंद्र में द्विसदनीय एक्ट लाया गया, ठीक, जिसके लिए स्थापना किया गया किसका? राज्य परिषद का। किसका स्थापना किया गया? राज्य परिषद। वर्तमान के राज्यसभा और केंद्रीय लोकसभा, केंद्रीय विधानसभा, वर्तमान को लोकसभा, ठीक ना। और इसमें जो सीट का संख्या था 60 को, सीट कितना था? 60 को, एम कितना था? 140, और फिर बाद में कर गया 144। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कब? तभी जस्ट पता है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से
किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता शुरुआत की? प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत की, प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत 1919 के अधिनियम से हो जाता है। तो इसका तो भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं 1919 ईस्वी के अधिनियम को। और प्रांतीय स्वायत्तता को विस्तारित कर दिया गया और स्थापित कर दिया गया, सूत्रपात कर दिया गया, तो कौन सा अधिनियम हो जाएगा? 1935 का। कौन सा? 1935 का। यहां तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ाओगे। नेक्स्ट पर साइमन कमीशन 1919 ईस्वी का जो अधिनियम आया था, उसमें ये बात लिखल था कि 10 साल बाद इस अधिनियम का जो है अधिक्षण होगा, पुनरीक्षण होगा। तो इसी के लिए साइमन आयोग का गठन किया गया। और साइमन आयोग का गठन हुआ था कब? 8 नवंबर 1927 को। और भारत कब आया था? 1928 में। और 28 में कब? 3 फरवरी 1928 को भारत आया। और भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? बंबई में। ये सब बता रहे, फोकटिया नहीं चल रहा है बाबू, ये सब पूछता है एग्जाम में, नहीं ध्यान दोगे तो जाओगे। ऑप्शन में रहेगा बंबई, दिल्ली, फलना फलना, गलती करके चलाओगे। सबसे पहले कहाँ आया था? बंबई में। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। गठन कब हुआ? 8 नवंबर 1927 को। किस लिए गठित हुआ था? तो 1919 ईस्वी के अधिनियम के पुनरीक्षण के लिए गठित हुआ था। और इसमें टोटल 7 सदस्य था। कितना सदस्य? 7 सदस्य। 7 सदस्य ब्रिटिश था, जिसके कारण विरोध किया गया और इसे श्वेत कमीशन कहकर विरोध किया गया। श्वेत कमीशन का कहकर विरोध किया गया। और श्वेत कमीशन जो कि इसका सपोर्ट भी किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, साइमन कमीशन का सपोर्ट भी किए थे। कई बार पूछता है किसने सपोर्ट किया था? भीमराव अंबेडकर ने सपोर्ट भी किया था। इसमें टोटल कितना सदस्य? 7, 7 ब्रिटिश। और इसी के कारण जो है इतिहास में पढ़े होंगे, लाला लाजपत राय की इसी के विरोध स्वरूप जो है मृत्यु हो जाती है लाठीचार्ज में। नेक्स्ट प्रश्न सॉरी 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता? सब बात बता दी। अब ऑप्शन खोजो। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, प्रांत में द्वैत शासन की शुरुआत, मैंने बताया 1919 के भारत शासन अधिनियम से, पहला सही है। मुसलमान के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, मुसलमान के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कौन में बताए? 1909 में बताए। किस में? 1909 में। 1909 में। यहाँ 1919 वाला है, कौन वाला है? 1919 वाला। पहला सही, दोसर गलत, तेसर। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, केंद्र द्वारा प्रांत को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण किस अधिनियम के माध्यम से किया गया? तो केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण पूछ रहा है कि किस अधिनियम के माध्यम से किया गया? केंद्र द्वारा प्रांत को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। ठीक, केंद्र जो है अपना शक्ति, विधायी शक्ति जो है उसका हस्तांतरण कर देता है किस अधिनियम के माध्यम से? 1919 से करता है, 1909 से करता है, 1935 से करता है, तो 1909 के माध्यम से करता है। किस अधिनियम के माध्यम से? 1909 ईस्वी के माध्यम से करता है। सॉरी 1919 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। तो पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित किया? केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली, अभी तुरंत था प्रांत में, प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली रहेगा तो क्या लगाना है? 1919। और केंद्र में अगर रहेगा तो केंद्र में 1935। लेकिन प्रांत में द्वैत शासन को समाप्त किस अधिनियम के माध्यम से किया गया? तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से। प्रांत में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत 1935 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से कर दिया गया। लेकिन केंद्र में द्वैत शासन की जो स्थापना की गई 1935 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न, 1892 ने एक बार बताए हैं। तो बजट पर बहस करने की शक्ति मिली थी 1892 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। इसी अधिनियम के माध्यम से व्यवस्था किया गया कि 6 दिन पूर्व सूचना देकर, 6 दिन पूर्व सूचना देकर कार्यपालिका से क्या किया जा सकता है? प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। परंतु पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई। मतलब पूरक प्रश्न मतलब संतुष्ट नहीं हुआ सवाल पूछना, और साथ ही साथ मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। तब पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया 1909 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। किस अधिनियम के माध्यम से? 1909 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। क्लियर हो गया। और विधि बनाने के लिए विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद की जो स्थापना की गई थी 1853 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। और कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों को अलग किया गया था 1853 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न, कि केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? अब ये ना बताए हैं केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो 1935। अपरांत में पूछता तो 1935। अपरांतों में द्वैत शासन कहां? 1935। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का संघीय न्यायालय
किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भारत का संज्ञान न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? यह स्थापित किया गया 1937 में। देखो ध्यान से सुनो, भारत में संज्ञान न्यायालय किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत में संज्ञान न्यायालय का स्थापना पूछ रहा है। तो भारत में जो संज्ञान न्यायालय का स्थापना हुआ था 1935 के अधिनियम के माध्यम से। अधिनियम पूछेगा तो 1935, यहाँ पूछ रहा है किस वर्ष में स्थापित किया गया था। किस वर्ष में स्थापित, अधिनियम पूछे तो 1935, लेकिन किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1937 में। 1937 में 1 अक्टूबर 1937 को। अब न्यायालय वाला देख ले, 2-3 गो क्वेश्चन है वहां से बने छे, नहीं तो गड़बड़े तो दिक्कत हो। तो देख ले, सबसे पहले पूछेगा किस अधिनियम के माध्यम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? 1773 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। और वर्ष पूछतो तो मैडम 1774 के लिए 74 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना। लेकिन संज्ञान न्यायालय का स्थापना 1937 में 35 के भारत शासन अधिनियम से। वही वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी जो स्थापना की गई, कब की गई पूछता है, तो याद रखना है 26 जनवरी 1950 का। 26 जनवरी 1950 का स्थापना हुआ। वही अगर पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय जो है इसका उद्घाटन कब हुआ, उद्घाटन पूछेगा तो 28 जनवरी 1950। स्थापना 26 जनवरी 1950, उद्घाटन 28 जनवरी 1950। क्लियर। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय 1774 में 1773 के एक्ट के तहत। अब देखो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापना हुआ था उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। देखिए बाबू ये सब कोई नहीं बतेतो, खास कर यूट्यूब पर कभी नहीं, सर एलिजा इम्पे। वही अब देखो दूसर बात, 1935 में जो भारत शासन अधिनियम के तहत संज्ञान न्यायालय की स्थापना हुई थी 1937 में, उसका प्रथम न्यायाधीश कौन था? तो मॉरिस गोयर, मॉरिस गोयर। वही यहाँ पूछेगा कि प्रथम सर्वोच्च न्यायालय प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो यहाँ हो जाएगा जस्टिस हीरालाल जे कानिया, जस्टिस हीरालाल जे कानिया। अब इतना बताने के बाद भी कंफ्यूजन दूर ना होगा तो तोर भला भगवानों नहीं कर सके। चलो नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से, अब कुछ प्रश्न बचा हुआ है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संज्ञान न्यायालय की स्थापना की गई? अब ये बताएं भारत में संज्ञान न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से? तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्लियर। ये ऑप्शन में है कहीं नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था बताएं ना, सबसे पहले किस अधिनियम के माध्यम से? 1909 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से की गई, जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। इस अधिनियम को सर्वस्व नाश करने वाला अधिनियम किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। और इस अधिनियम के समय जो गवर्नर था मिंटो, उसको भारत के जो है विभाजन का सब दोष मानता है। कौन कौन मानते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के विभाजन का जनक मानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? अभी ये क्वेश्चन हुआ, भारत में संघीय न्यायालय का स्थापना 1935 के अधिनियम के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? अभी जस्ट हम बताए हैं, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति जो प्राप्त हुई 1892 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से। कौन अधिनियम से? 1892 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से बजट पर बहस। लेकिन इस पर प्रश्न पूछने के लिए 6 दिन पूर्व सूचना देकर, कार्यपालिका को 6 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछा जा सकता था, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता था। साथ ही साथ मतदान का अधिकार नहीं था विधान परिषद को। लेकिन ध्यान रखिए ये दोनों बात का जो है अधिकार कब मिला था? तो 1919 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। और 1919 में दूसरा एक जानबीन करते हैं, कौन सा? सांप्रदायिक निर्वाचन। और इसमें जो है एक सदस्य नियुक्ति किया गया था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ही पहला भारतीय नियुक्त हुए थे गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में, कार्यकारिणी परिषद में। क्लियर हो गया, ये सब देख लिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बजट पर बहस। इसका सही आंसर 1892। 1861 देख लो, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। अब वर्तमान में जो कैबिनेट प्रणाली देखते हो उसकी शुरुआत होता है 1861 ईस्वी के माध्यम से। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत 1861 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। इसी अधिनियम के माध्यम से 3 भारतीय को जो है मनोनीत किया गया था, एक बनारस का राजा, एक पटियाला का महाराजा, एक सर दिनकर राव। 3 को नियुक्त मनोनीत किया गया था, याद रखना। और
1861 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से ही हाई कोर्ट, 3 हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था और 3 गो उच्च न्यायालय, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1861 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से पुनः जो बम्बई, मद्रास, बंगाल को जो विधि बनाने का अधिकार ले लिया गया था वापस कर दिया गया। एक तरह से विकेंद्रीकरण की पुनः शुरुआत होती है 1861 के अधिनियम के बाद। एक गो पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, नहीं पढ़े वाला होगा तो रात कुछ समझो में नहीं आएगा, और उसके बाद उसके लिए तो कुछ है नहीं है, और उसके लिए लग रहा होगा बकवास चल रहा है, लेकिन जो पढ़ने वाला होगा उसको लगेगा हाँ कुछ हो रहा है। चलो नेक्स्ट प्रश्न, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? देखो अगर शुरू से देख ले होगा तब याद होगा, कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। कैसे संभव है? इससे संभव हो जाएगा, खाली बोल दिए तो हो जाएगा, कॉन्सेप्ट याद रखोगे तब याद होगा। धारा 87, धारा का नाम 87 था। धारा नंबर 87 के तहत 1833 ईस्वी की धारा के तहत कहा गया कि कोई भी भारतीय है उसके जन्म, वंश, जाति, धर्म के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो एक तरह से भारत के प्रशासन, भारतीय व्यक्ति को प्रशासन में हिस्सा लेना संभव हो जाता है। तो कौन अधिनियम? 1833। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1853 पे लिए बता चुके हैं, 1861 पे लिए बता चुके हैं, 1858 बच जाता है तो 1858 सुन लो। 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत पहला याद रखना कि मुगल सम्राट का पद समाप्त हो जाता है। मुगल सम्राट का पद समाप्त हो जाता है। गवर्नर जनरल जो पद है यह समाप्त हो जाता है। इसके स्थान पर कौन सा पद आ जाता है? वायसराय पद आ जाता है, और वायसराय ही जो है ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन जाता है। ठीक, उसके बाद राज्य सचिव की नियुक्ति होती है। किस अधिनियम? सब पूछल का क्वेश्चन है, नहीं ध्यान दोगे तो बर्बाद होगे। राज्य सचिव का पद की नियुक्ति होती है 1858 ईस्वी के अधिनियम से। इसे अच्छा शासन वाला अधिनियम कहा जाता है। राज्य सचिव क्या होता है? इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाता है। इसका हेड रहता है राज्य सचिव। ठीक, और राज्य सचिव जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यह जो होता है ब्रिटिश सांसद के प्रति। याद रखना, ब्रिटिश सांसद। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन बने छे, यहीं लोग गलती करे छे, बर्बाद हो छो तो यहाँ कन्फ्यूज कर जो, एने ओने किताब पर ही बर्बाद हो छो, तो टाइम दमी समझ में आई जेतो। आसान काम थोड़ी चीज आज समझने। अब देखिए राज्य सचिव ब्रिटिश सांसद के प्रति उत्तरदायी, कारण था कि आप ब्रिटिश कैबिनेट का, मंत्रिमंडल का सदस्य था। अब भारत में मंत्रिमंडल का जो सदस्य होता है, मंत्रिमंडल का जो सदस्य होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद मतलब लोकसभा के प्रति। वैसे ही राज्य सचिव कैबिनेट का सदस्य है, भी किसके प्रति उत्तरदायी होगा? ब्रिटिश संसद के प्रति। ऐसे पढ़ो तब याद रहेगा, नहीं तो बेमतलब तो कत्या बार यूट्यूब पर पढ़ ले लेगा, क्लासों लेकर पढ़ ले लेगा, ऐसे थोड़े होता है। अगर जानकारी लेना है तो आराम से देखो, पॉलिटिक बनल है प्ले लिस्ट, और कोनो पैसा नहीं लगता है, 2 गुना स्पीड में करके पढ़ लो तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो फिर लटक ले तो जान ले बात है। लटकले के बाद दूसरा वर्ड मालूम है ना, राज्य सचिव के लिए, राज्य सचिव किसके प्रति उत्तरदायी? ब्रिटिश सांसद। अब अगर तुमसे पूछे कि वायसराय किसके प्रति उत्तरदायी था, तो वायसराय किसके प्रति उत्तरदायी था? तो ब्रिटिश ताज के प्रति। किसके प्रति? ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायी था। याद रखना है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसीलिए क्लियर कर रहे हैं। 1858 का अधिनियम भी खत्म, खोसे खत्म। नेक्स्ट प्रश्न देखो, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1813 में कौन सी बताएं? देख पहला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, चाय और चीनी के साथ छोड़ कर, चीनी नहीं, चाय और चीन के साथ, चीनी नहीं बोल देना, चाय और चीन के साथ छोड़कर पहला। उसके बाद शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपया की व्यवस्था किया गया। दूसरा बात याद रखना, ये 2 बतलियो। तेसर पॉइंट, तेसर बात याद रखना है कि इसी अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश के जो भारतीय क्षेत्र पर संप्रभुता घोषित किया गया। इसी तेसर बात हो गया संप्रभुता वाला। अब ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था 1784 ईस्वी के अधिनियम के तहत पहला बार, लेकिन संप्रभुता 1813। और इसी अधिनियम के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की, धर्म प्रचार करने की अनुमति प्राप्त हुई थी। दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो कोई बैसाखी के सहारा लेके बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, देखे बिना देखले तोरे ने देखे छो, तोरे पढ़बे छो, बता रहा छो, पढ़बे छो, बता रहा छो, अपन जानकारी छे दे रहा छो। देखिए इस सब में से ऑप्शन ढूंढी, इस सब में से मिल गए ठीक है, नहीं मिले वो गलत है। अब देखो, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। ये बात सही ना है? सबसे पहले नहीं बताया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। यो बात बताए ना, देख 3 नंबर में है ना जी, ये भी सही है। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया।
भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में 1813 में आया था, ये 1858 में आ गया था। कब? 1858 ईस्वी में आ गया था। कैसे? द्वैत शासन की शुरुआत हुआ था, बताए थे ना कि द्वैत शासन राजनीतिक मामला और व्यापारिक मामलों को समाप्त, राजनीतिक मामला और व्यापारिक मामला के लिए अलग अलग कर दिया गया, जिसके राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। तो उसको समाप्त कर दिया गया था 1858 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। द्वैत शासन का अंत 1858 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से किया गया। तो उसी समय राजस्व जो है ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। क्लियर? दिक्कत नहीं रे? चलो समस्या है, इसमें एक आध गो पॉइंट और जान लेना है। एक पॉइंट याद 1793 वाला जान लो। 1793 ईस्वी के माध्यम से जो जितना भी खर्च था ब्रिटिश सरकार का, वह भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। ये कहीं नहीं आया था तो बता दिए। उसके बाद 1786 का अधिनियम, बाकी सब देख लो, पॉलिटिक बनल है सेक्शन। 1786 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में कार्य करने के निर्णय को खत्म कर देने का अधिकार दिया गया था और सेनापति नियुक्ति करने का अधिकार भी 1786। अब इस तरह से सारे जो है अधिनियम खत्म हो जा रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन आज का देख लो, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? अब ये बताए, चाय और चीन के साथ छोड़कर, तो खत्म कर दिया गया 1813 का अधिनियम के तहत। अब चाय और चीन के साथ भी खत्म कर दिया गया, पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया 1833 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। अब जो है 1833 ईस्वी के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्ण व्यापारिक एकाधिकार जब समाप्त कर देगा तो व्यापारिक वाला काम ही नहीं रहेगा, व्यापारिक वाला काम खत्म। अब यह जो है शुद्ध रूप से कंपनी प्रशासनिक कार्य करना शुरू कर देता है, राजनीतिक कार्य करना शुरू कर देता है। शुद्ध रूप से प्रशासनिक कंपनी विशुद्ध रूप से बन जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? 1833 के तहत पूर्ण रूप से समाप्त, चाय और चीन सहित थे। 1833 से सती प्रथा का अंत, दास प्रथा का, सती प्रथा का अंत धारा 17 के तहत, और दास प्रथा का अंत एक्ट 5 के तहत, धारा 5 के तहत। और जो है अयोग्यता ठहराता था उसको खत्म कर दिया गया था धारा 87 के तहत 1829 का, सॉरी 1833 का। क्लियर? देखो 33 में 17 नंबर धारा, 5 नंबर धारा, 87 नंबर धारा याद रखना। ठीक, 1853 का चार्टर पहले बता चुके हैं। 1873 का चार्टर अधिनियम, इसी अधिनियम में पहला बार कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, समाप्त कर दिया किया जा सकता है। किस अधिनियम में कहा गया था? 1873 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कब किया गया? तो 1 जनवरी 1884 ईस्वी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त किया गया? किस अधिनियम के माध्यम से? तो 1858 ईस्वी को भारत शासन अधिनियम से। याद रखिए, शासन समाप्त हो 1858 के भारत शासन अधिनियम से। ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करे के लिए कौन सा अधिनियम है? 1873 का चार्टर अधिनियम। और ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कब कर दिया गया? 1884 ईस्वी में। क्लियर? एक और याद रखना, सब कुछ बतेबे कि एक और जान लो। एक आया था 1876 का शाही उपाधि अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम। इसी के तहत जो है 1877 में जो है महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री नियुक्त होती है, और उस समय घोषणा कौन करता है? लॉर्ड कैनिंग, 1 नवंबर का। याद रखना। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से इत क्वेश्चन अभी होबे किया है, पहला क्वेश्चन यही था। चलो इस तरह से यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है। ठीक, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना है। अगर कोई बहुमूल्य सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से देना है। और कोई भी समस्या हो निश्चित रूप से बेहिचक बताना है कमेंट बॉक्स में। और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो टॉपिक भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वो वीडियो प्रोवाइड कराया जाने का प्रयास किया जाएगा सरल भाषा में। और आपने पॉलिटी का अगर क्लास नहीं देखा है तो पॉलिटी का टॉपिक वाइज एकदम आसान भाषा में MCQ माध्यम से कराया गया है, उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर उसको कंप्लीट कर लीजिए। काफ़ी ही फायदा रहेगा, दुगुना स्पीड में देखिए, काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेगा। नहीं शेयर करना है, मत करना है, नहीं सब्सक्राइब करना है, अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन फायदा खुद को उठाना है। धन्यवाद।